4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। न्यूज़ 24 पर मानक गुप्ता हैं। संदीप चौधरी तो वहां से चले गए, मानक गुप्ता बात करते हैं। वहां पर एक बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी। वहां पर असीम वक़ार साहब जो AIMIM के नेता हैं और भाटी साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन दोनों की बहस चल रही थी। उस बहस में दरअसल असीम वक़ार जी ने से जब ये पूछा गया कि आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नेता कौन हैं, अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने कहा बिहार की जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि मुसलमानों का नेता कौन है। उन दोनों की किसी एक सांसद के मसले पे बहस चल रही थी दोस्तों, लेकिन मेरे जहन में ये अचानक नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आ गए, जिन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा है और अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमान और समाजवादी पार्टी के लोग या बाकी AIMIM के लोग इससे उहापों में हैं कि आखिरकार हमारा नेता है कौन। मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाहता हूँ कि असीम वक़ार एक शानदार प्रवक्ता और वक्तन फवक्तन वो इतना शानदार जवाब देते हैं कि ऐसी राजनीति में जब गंदगी भरपूर है तो असीम वक़ार को सुनना अच्छा लगता है। वो एक ऐसा हवा का झोंका है, भाटी और शानदार प्रवक्ता, लाजवाब बेहतरीन इंसान। तो मैं हालांकि गोदी मीडिया की ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों की बात हुई तो मुझे लगा कि सुन लेनी चाहिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असीम वक़ार ने जब ये बात कही कि साहब उस सवाल पूछने पर कि मुसलमानों का नेता कौन है, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने और बिहार की जनता ने बता दिया। बिहार में आपको मालूम है कि AIMIM के 5 नेता जीत चुके, वहाँ 5 या 6 जो भी, और अभी 100-125 के करीब पार्षद महाराष्ट्र में जीत चुके और कई जगह तो बड़े करीबी नगर निगम के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपके सामने नगर निगम और लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बारे में एक बात कही थी कि नगर निगम एक मोहल्ला मुसलमानों का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि विधायक भी मुसलमानों का हो जाएगा, AIMIM का हो जाएगा। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोहल्ले का चुनाव नहीं है। मोहल्ला यादव का, जाटव का, जाट का, बनियों का, पंडितों का हो सकता है, मुस्लिमों का हो सकता है, दलितों का हो सकता है। पूरा शहर जो होता है वो जनरली वहाँ पर फिलहाल राजनीति तो ऐसी हो गई है कि वो 80-20 कर देना चाहते हैं। और किसी सीट पर ऐसा नहीं है कि 80% मुसलमान हो, 60% तो हैं, 50% भी हैं, 40 भी हैं, 30 भी हैं, निर्णायक भूमिका में है। लेकिन अगर आप 543 की लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ से आप 30 सीटें ऐसी मुश्किल से निकाल पाएंगे जहाँ मुस्लिम 60% से ज़्यादा हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आप लोग विधानसभाओं की बात करेंगे प्रदेश के एतबार से, तो अगर 400 कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में हैं तो 50 सीटें बामुश्किल निकल पाएंगी जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम है। तो जाहिर सी बात है 350 सीटों पे आपको दिखाई देगा कि बीजेपी अपना दावा मजबूत कर लेगी। तो ये बात कहना कि साहब नगर निगम के चुनाव ने दिखा दिया है कि मुसलमानों का नेता कौन, ऐसा तो उत्तर प्रदेश में भी कई बार हो चुका है जहाँ मुस्लिम लीग के लोग जीत चुके हैं। खैर, तो ये तो है बात का वहाँ। लेकिन बिहार की बात भी उन्होंने कही कि साहब बिहार के अंदर बता दिया, तो बिहार में पिछली बार भी 5 आ गए थे, तब ऐसा क्यों नहीं कहा गया। वो सीमांत के जो एरिया हैं बिहार के, वहाँ मुस्लिम 60-65% भी है, 60-50% है, 55% है। तो वहाँ पर जो है ये अक्सर जीत गए, पिछली बार भी जीत गए। तो ये वाली बात कह देना कि मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया है असदुद्दीन ओवैसी को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवैसी साहब उनके मन में बसते हैं। लेकिन मुसलमान वोट देते समय इतनी अकल का इस्तेमाल करता है कि अकेली मुसलमानों की वोटों से काम बनने वाला नहीं है। वो इसी वजह से वो मायावती के पास जाता है, इसी वजह से समाजवादी के पास जाता, इसी वजह से केजरीवाल या किसी और पार्टी में वो जाता है। उसको मालूम है कि जब तक ममता बनर्जी का वोट नहीं मिलेगा तो बंगाल का 30%, 28% मुसलमान भी कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो आसिम वक़ार साहब इतने समझदार आदमी हैं, जब वो बहस कर रहे थे तो अचानक मेरे जहन में यही बात आई कि ये लोग ये समझते हैं कि हमारी खिड़की से आसमान दिखता है। ऐसा नहीं है। आपको ये अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा कि हमारा कैंडिडेट मुसलमान होगा ही नहीं, हम मुसलमानों की वोट आपके बनिया कैंडिडेट को देने की कोशिश करेंगे जो AIMIM का होगा। अब बनिया कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपको, पंडित कैंडिडेट नहीं मिलेगा, ठाकुर कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपको। वजह उसकी यह है कि जिस तरह से मुसलमान बीजेपी को समझता है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज के लोगों को AIMIM और ये मुस्लिम लीग और समाजवादी इनको भी ऐसे बना दिया लगभग।
बाकी तो जगहों को बना ही दिया गया है। तो दोस्तों हालात ये हैं। तो मुझे उस बहस से महसूस हुआ कि ये जो बात की जा रही है कि मुस्लिमों का नेता कौन, तो मैं आपको बता देता हूँ, मुसलमानों को दरअसल दीवार से इस तरह से लगा दिया गया और एक ऐसा डर उनके मन में बैठा दिया गया कि उसके अंदर जो है बात यह है कि उनके समझ में ये बात आ गई कि बीजेपी अगर आ जाती है तो बुलडोज़र की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। और खाली मुसलमानों के मन में ये बात नहीं है, ये बहुत सारे बहुसंख्यक वर्ग के जो इंसाफ पसंद लोग हिंदू हैं उनके भी दिल में यही बात है। यही वजह ममता बनर्जी का भी एक वोट बैंक है, केजरीवाल का भी है, अखिलेश यादव का भी है, कांग्रेस का भी है। वो सब लोग इकट्ठा होकर एक ऐसा गुलदस्ता बना देना चाहते हैं और कांग्रेस के अलावा मुझे कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आती। हालांकि सब लोग सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मायावती किस समाज की नेता है, अखिलेश यादव किस समाज के नेता हैं। ये बात दीगर है कि बार बार उन लोगों ने ऐसा काम किया है कि किसी ने पीडीए बना करके, किसी ने कुछ दूसरा गठबंधन बना करके फिरका परस्त ताकतों को बाज़ मरतबा हराने का भी काम किया है। लेकिन असीम वक़ार साहब की ये बात सुन करके मुझे लगा कि कम से कम लोगों के सामने भ्रम दूर हो जाए कि वो जो ये कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बता दिया है, तो महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार भी 48-40 सीटें MIM ने जीती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ की विधानसभाएं भी जीत ली हों। बिहार के अंदर 5 विधायक पहले भी जीते जा चुके हैं जो बिक करके 1 करोड़ रुपए में तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए थे। तो यह है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसमें कोई दो राय नहीं समझता कि आज जब बेइंसाफ़ी की और जुल्म की बात है तो ऐसे समय में असीम वक़ार, असदुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे अखिलेश यादव, बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो इंसाफ की बात करते हैं, कमज़ोरों के साथ खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन काशीराम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हैदराबाद से तब निकल करके आएंगे जब आपको चुनाव दिखेंगे। आपको डेरा डाल देना उत्तर प्रदेश और बिहार में, आपको अपना घर बना लेना है, अपनी तन मन धन खो देंगे आप। आपसे तो मिलना मुमकिन नहीं है, आपके कार्यकर्ता ये बताते हैं हमें। राहुल गांधी का मिलना आसान है लेकिन आपका मिलना आसान नहीं है। तो आपको काशीराम की तरह कुर्बानियाँ देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपको समझेंगे, आपकी मेहनतों को सलाम, आपके सवाल जवाब जो लोकसभा में होते हैं, जो बीजेपी के सामने आप खुल करके बोलते हैं उसको सलाम, चूँकि आप बोल सकते हैं, चूँकि आप एक वर्ग विशेष की ही राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बारे में बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही वो मुसलमान के पक्ष में बोलते हैं फौरन बीजेपी के बंदे आकर बताते, देखिए साहब इन्होंने जालीदार टोपी पहन ली, ये तो मुसलमान है, ये तो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। और वोटर का मन, आज का वोटर आप क्या समझ रहे हैं, इतने छोटे मन का हो चुका है गोदी मीडिया के माध्यम से। ये दर्शक आपस में लड़ाई करता हुआ दिखता है सोशल मीडिया पे, देखो खून का प्यासा है, ऐसा समझता मोदी जो है इनका बहुत करीबी रिश्तेदार है। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान से आया हुआ है। जब आरएसएस ने 100 बरस में अपने स्कूलों के माध्यम से, अपनी शाखाओं के माध्यम से ऐसी नफरतों का सैलाब भर दिया हो, आप ऐसे समय में ये बात कर रहे हैं कि 80-20 को बढ़ावा मिले? नहीं। असीम वक़ार एक समझदार व्यक्ति हैं, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। नसीबुद्दीन सिद्दीकी भी छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। असल में नेता ये चाहता है कि राहुल गांधी हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन करता रहे, उसके पास नहीं है समय, वो वैसे भी फ़ोन नहीं करता भाई, नहीं करेगा वो फ़ोन, उसकी राजनीति दूसरी है। उन्होंने कहा जब बीजेपी का ऑरा ख़त्म होगा तो लोगों के पास कोई जो है चांस ही नहीं होगा। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की बात करती है। एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में जाके बस जाते हैं वो लोग। आप लोगों की तो राजनीति उनसे सीखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे राजनीति करती है। जय हिंद।